तो नमस्कार, क्या हाल चाल। आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के फिजिक्स से जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं हर न्यूमेरिकल को जो बार बार रिपीट होते हैं वही न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को हम करते हैं स्टार्ट। और इस न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिए, जो कि काफी जबरदस्त और काफी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। प्यारे बच्चों, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कौन सा न्यूमेरिकल फिजिक्स में पढ़ें कि हमें आ जाए, क्योंकि थियरी डेरिवेशन सबका तैयार होता है। मेन समस्या न्यूमेरिकल को लेकर आता है। तो हमारे इस क्लास को देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों, देखिए इस महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻18 कूलाम धनावेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमियां दिखता है। पहले प्यारे बच्चों, इस चालक पर आवेश कितना दिया है। आवेश बताइए, क्यू बराबर आवेश दिया है 2.4 गुणे 10⁻18 कूलाम। इसमें हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है आवेश का, Q बराबर N। हमें चाहिए N, तो क्या हम फार्मूले को N बराबर Q अपान ई नहीं लिख सकते। यस, लिख सकते हैं। वैल्यू रखिए, Q का वैल्यू होगा 2.4 गुणे 10⁻18 बटे में ई का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻19। ई का वैल्यू होता है दशमलव, सेम अंक पे है, दशमलव हट जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 24 के बटा में 16 गुणे 10⁻18। इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो घात इसका प्लस में हो जाएगा +19। तो बताइए n बराबर कितना हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे तो 8 3 24, 8 दूना 16 गुणे 10 के पावर 1 -18 +19 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताइए 30 के बटा में कितना हो जाएगा 2, भाग देंगे कितना आ जाएगा 15। अब बताइए धनावेश है, तो धनावेश जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तभी धनावेश उत्पन्न होता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्यारे बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगा ही होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों इसका भी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये भी बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, 23, 24, 26 में भी रिपीट हो रहा है। देखिए क्या कर रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब उन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले कंडीशन में जब आवेश को रख रहा है तो कुछ नाम तो लिया नहीं है कौन से माध्यम में रख रहा है। तो जब कुछ माध्यम नहीं बोलता है तो हम समझ लेते हैं कि वहां पर माध्यम वायु है। तो इनके बीच में जो फोर्स दिया है, या फिर मतलब एयर में फोर्स जो दिया है 80 न्यूटन दिया है। जब हम उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं, Q1 और Q2 को हम माध्यम में रख देते हैं, यदि हम माध्यम में रख देते हैं तो क्या होगा, तो फोर्स कितना लग रहा है, या फिर माध्यम में फोर्स कितना लग रहा है, तब 8 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। तो बताइए के का मान कितना होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, के बराबर एक फार्मूला होता है एफ ए बटे में एफ एम। तो के बराबर एफ ए का वैल्यू कितना है 80 न्यूटन और ये कितना है 8 न्यूटन। के बराबर कितना आ जाएगा 10। के का मान माध्यम का जो परावैद्युतांक है कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, देखिए आपको पता है कि यदि वायु में फोर्स पूछा जाएगा, जैसे दो आवेश हैं इनके बीच में वायु भरा है, तो फोर्स का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। यदि किसी माध्यम में फोर्स लगता है तो माध्यम के लिए बल हो जाता है एफ, ये लिख देते हैं एफ एम बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे में r²। अर्थात हम इस फार्मूले को 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² के रूप में लिख सकते हैं। इसका मान कितना लिखेंगे, इसका मान प्यारे बच्चों हम एफ लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं एफ एम बराबर हो जाएगा एफ अपान के, उस बल को इधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा देखिए इसी का फार्मूला।
तो इस फार्मूले को ऐसे बनाया गया है, पहले जब वायु में कितना फोर्स लग रहा था, फिर माध्यम में कितना लग रहा है, फिर उसी हिसाब से इस फार्मूले को बनाया गया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस क्वेश्चन को आप बार बार देखें, समझें, और क्वेश्चन तो याद करेंगे नहीं, बस आप वैल्यू समझते रहें कि क्वेश्चन को लगाया कैसे जा रहा है, स्टेप समझते रहें। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA प्लस 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB जो आवेश है माइनस 1.5 माइक्रोकुलाम दो बिंदु A और B पर रखे गए हैं। पॉइंट A की बात करेंगे तो पॉइंट A का है -2 mm 0,0। पॉइंट B का निर्देशांक बात करेंगे तो +2 mm 0,0। बताइए पॉइंट ए का जो चार्ज है वो कितना है। पॉइंट ए का चार्ज है प्यारे बच्चों +1.5 माइक्रोकुलाम। पॉइंट बी का जो चार्ज है बताइए कितना है, -1.5 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, इस तरह से आवेश दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप निर्देशांक बनाना चाहते हैं तो मैं निर्देशांक बना के दिखा रहा हूं जिससे आप समझ लेंगे बातों को। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई है, ए जेड है। अब देखिए पॉइंट ए है, जो निर्देशांक जानते हैं क्या होता है, x, 0, और x, y, z, x, y, z, x, y, z। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो दोनों बिंदु ए बिंदु बी दोनों x एक्सिस में है, ना तो y में है ना तो z में, क्योंकि y और z में मान 0 है। पॉइंट बी जो है एक्स एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका जो वैल्यू है प्लस में है। पॉइंट बी जो है इधर है, पॉइंट बी जो है प्यारे बच्चों एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, पॉइंट बी इधर है, प्लस में है। देखिए +2 मीटर मूल बिंदु से यदि हम इधर चलते हैं तो प्लस में नापा जाता है। अब पॉइंट बी को देखेंगे माइनस में है, तो मूल बिंदु से पॉइंट बी इधर है, मूल बिंदु से पॉइंट बी किधर है प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से पॉइंट बी और पॉइंट ए इधर है 2 मिमी। ठीक है, अब बताइए पॉइंट ए का जो वैल्यू है वो कितना है, +1.5 माइक्रोकुलाम, 1.5 इसका -1.5 माइक्रोकुलाम। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर में विपरीत आवेश होने चाहिए। देखिए बराबर विपरीत आवेश है, तो यहाँ पर हमें Q निकालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, Q का वैल्यू चेंज कर दीजिए। यदि आप इनको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम। ऐसे QB बराबर कितना होगा, -1.5 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम। हम क्या काम करेंगे, माइक्रो को कुलाम में चेंज करते हैं, 10⁻⁻6 होता है। P निकालने के लिए बोला है तो P बराबर Q × TL 2L। P बराबर Q का वैल्यू 1.5 गुणे 10⁻⁻6। 2L का मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए। टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 4 होगा, 4 मिमी होगा। तो भाई 4 मिमी होगा, 2L का जो वैल्यू होगा 2L बराबर होगा 4 मिमी। तो इस मिमी को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻³ मीटर होता है। यहाँ रख देंगे 4 गुणे 10⁻³ गुणा करेंगे तो P कितना आ जाएगा, गुणा करने पर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 16 चौके कितना होगा, अरे 15 है ना, 15 चौके 60, तो हो जाएगा 60.1 अंक के बाद लग जाएगा गुणे 10⁻⁹ कुलाम मीटर। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपसे परिमाण पूछा, दिशा बताइए दिशा किधर होगा, दिशा ऋणावेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश मतलब 20A, दिशा होगा 20 से A की तरफ। हो गया काम, इसमें कोई आपत्ति नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें प्यारे बच्चों, फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेमी की दूरी पर विभेदित है। वैद्युत द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, पहले एक चीज ध्यान देना है प्यारे बच्चों,
कि आपको वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। देख लीजिए क्यों, क्योंकि एक दिया है +20 माइक्रोकुलाम और एक दिया है -20 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 1 सेमी। ठीक है, अब कह रहा है इसके ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में, देखिए 1 मीटर यही है ना, यहां से इसके ध्रुव से अच्छी स्थिति यही है। यदि हमें यही बोलता तो 1 मीटर ऊपर ले जाते, नहीं अच्छी स्थिति बोलता। तो अच्छी स्थिति में जो फार्मूला होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का, वो होता है 1/4πε0 2p बटे में क्या होता है बच्चों, 2p बटे में r3। फिर बच्चों एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और जो कि बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमें p चाहिए, r तो दे दिया यहाँ से यहाँ तक, हमें p चाहिए, तो p बराबर फार्मूला क्या होता है, q × 2l। क्यों, मतलब इन दोनों का आवेश, इन दोनों में से किसी एक आवेश को लेना है, दोनों का मान सेम होता है, तो आवेश को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो है तो उसे कूलाम में चेंज करेंगे। तो यदि माइक्रो को कूलाम में चेंज करते हैं 10⁻⁻6 होता है, तो कितना हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6। दोनों आवेश में से किसी एक आवेश को लेना है, दोनों केवल परिमाण। 2l मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 1 सेमी। तो 1 सेमी है तो सेमी को मीटर में चेंज करेंगे। तो यदि आप सेमी को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 होता है प्यारे बच्चों मीटर। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻8 कूलाम मीटर। तो हो गया प्यारे बच्चों आपका वैद्युत द्विध्रुव आगुण। अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। इतने का मान होता है 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। फिर क्या है 2 लिख देंगे, 2 इंटू पी का वैल्यू है 20 × 10⁻8 बटे में दूरी कितना है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। वैल्यू हो जाएगा 40 × 10⁻8। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ई बराबर गुणा करिए, 9 चौके 36 मतलब 360 गुणे 10⁻, यहाँ 9 है और ये -8 है, घटेगा तो 1 आएगा। तो ई बराबर वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 3600 वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे बच्चों। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में पूछता तो यही 1 मीटर हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इसके फार्मूले में यहाँ 2 नहीं होता। ठीक है, तो अच्छी स्थिति ही पूछा जाता है न्यूमेरिकल के तहत। प्यारे बच्चों बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन को ध्यान रखें, स्टेप ध्यान दें, कौन सा फार्मूला लगाया जा रहा है, किस हिसाब से लगाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस पॉइंट पे क्या कह रहा है, चलिए इस पॉइंट पे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर कितना दिया, वेक्टर ई बराबर प्यारे बच्चों 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति क्या दिया है बच्चों, दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर ए 10 j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वेक्टर के रूप में जो फ्लक्स का फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, फाई बराबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आपको देकर जाएगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, फिर लिखेंगे डॉट वेक्टर 10 j कैप। अब बताइए फाई बराबर कितना हो जाएगा यार बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई में गुणा, जे का जे में, के का के में, जो नहीं रहेगा उसका गुणा नहीं करेंगे। जैसे जे आई है इसमें है नहीं है, इसमें जे है इसमें भी जे है, तो जे का जे में गुणा करिए, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 40 जे कैप डॉट जे कैप। अब ध्यान रखिए सेम डॉट का मान होता है एक, सेम डॉट प्रोडक्ट का मान एक होता है। तो फाई बराबर सिर्फ क्या बचेगा 40 वोल्ट मीटर। ये हो गया बच्चों फ्लक्स। अब देखिए प्रश्न में जरूरी नहीं है कि इसमें जे कैप दिया है तो अगला आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सेट पेपर में जे ही दे दे, के भी दे सकता है, और इसमें जैसे 2 ही दिया तो 3 भी दे सकता है, के दे सकता है। तो आप सेम का सेम में गुणा करेंगे, बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए
देखिए इस प्रश्न को जरूर रिपीट करें, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको 2 नंबर देकर ही जाएगा, इस बात को लिख के रख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है यूपी बोर्ड का और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम का। चलिए देखिए क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, मतलब हमें लैम्डा दिया है, लैम्डा दिया है, यहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों पॉइंट में 10.0 रहेगा, ठीक है, 10.0 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तार से 1 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो हमें आर बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -2 मीटर। अनंत विस्तार तार के कारण अनंत विस्तार तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों बताइए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे में R। यहाँ पर बच्चों यही फार्मूला इस तरह से लिखा होता है 2 लैम्डा बटे में लैम्डा बटे में मेरे बच्चों लिखा होता है लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मेरे बच्चों इस फार्मूले को इस रूप में बनाया गया है जिससे क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाए, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये रूप में फार्मूला बन जाएगा। तो बताइए E बराबर हम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अनंत विस्तार के तार के कारण जब भी क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल तो ऐसे ही हल करेंगे, इस फार्मूले से 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है प्यारे बच्चों 2 लैम्डा बटे में R। वैल्यू रखिए, इतने का तो मान समझ गए हैं, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे कितना है प्यारे बच्चों 2, क्या लिखेंगे 2 गुणे लैम्डा का वैल्यू 10 गुणे 10 के घाते -8 बटे में दूरी कितना है 2 गुणे मेरे बच्चों है 2 गुणे 10 के घाते -2 का होल स्क्वायर नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए इस फार्मूले में होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब उसके आगे हल कीजिए तो हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 10 और इसका गुणा कर देंगे 9 का तो 90 गुणे 10 के घाते यहाँ -8 है और +9 है, घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये -2 है ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो बताइए E बराबर कितना हो जाएगा 90 गुणे 10 के घाते 3 बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से तार के कारण अनंत विस्तार तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब भी पूछेगा आप लोगों से प्यारे बच्चों तो इसी फार्मूले के जरिए वैसे ही प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हर बार रिपीट किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, जो 2 नंबर आपको देना चाहेगा तो क्या आप लेना नहीं चाहेंगे? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रश्न को जरूर ध्यान दें, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे क्या है, ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत बेखूबी रिपीट किया जाता है और काफी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणे 10 घाते -12 कूलाम आवेश है, इसके वक्री पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए बेलनाकार पाइप है, इस बेलनाकार पृष्ठ में आवेश रखा गया है, पर बच्चों यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ में रखा जाता है तो वहां पर गॉस का नियम लगता है। किसका नियम? गॉस का नियम। तो बेलनाकार में रखा गया है तो यहाँ आवेश जो है, इस आवेश के लिए हम फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉस का नियम लगाएंगे। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर जो फ्लक्स निकलेगा 3 पृष्ठ से निकलेगा, एक वक्री पृष्ठ मतलब ए वाला पृष्ठ जो घुमावदार है, ए वाला, ठीक है। देखिए वक्र पृष्ठ ये जो घुमावदार वाला है बेलन का, जो ऐसे ये वाला भाग होता है घुमावदार वाला पृष्ठ, तो एक हो गया पृष्ठ 1, एक है इन दोनों पृष्ठ के लिए, इन दोनों से फिर ए हो गया फाई 1, ये हो गया फाई 2, ये हो गया फाई 3। तो फाई 1 और फाई 2 से जो फ्लक्स है बराबर निकलेंगे, क्योंकि फाई 1 फाई 2 का जो साइज है वो सेम है, सेम उनका वक्री पृष्ठ है,
इसका जो वक्र जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वही इस वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल है दोनों साइड के, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल सेम है तो दोनों का क्या सेम होगा, फ्लक्स सेम भी आएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्लस φ2 प्लस φ3 बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, क्यू का वैल्यू है 17.7 गुणे 10 के घाते -12 बटे में 8.85 गुणे 10 के घाते -12। आप ध्यान रखेंगे -12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, φ1 का मान दिया है, मतलब इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वक्री पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना दिया है 1.5, और φ1 φ2 सेम होगा क्योंकि दोनों का वक्री दोनों का जो पृष्ठ है सेम साइज का, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों के कारण फ्लक्स सेम होगा, प्लस फाइव लिख दे रहे हैं। यहाँ पर एक घात कैंसिल हो जाएगा, 17.7 बटे में 8.85 है, ऊपर नीचे पर 100 से गुणा कर दीजिए दशमलव हटाने के लिए। यहाँ पर इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 2 बराबर, इन दोनों से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1770 बटे में 885। भाग दे दीजिए कितनी बार में जाएगा बताइए, भाग दे दीजिए कितने बार में जाएगा, हमको लगता है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यस, तो 1.5 प्लस 2 यहाँ आ जाएगा 2, हम 1.5 को उधर ले जाएंगे, 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1.5, 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.5, 5 बराबर कितना हो जाएगा 0.5 बटे में 2, तो 5 बराबर पर बच्चों कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 के बटा में 20, ते हो गया बच्चों वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका फ्लक्स। ठीक है बच्चों, किस तरह से प्रश्न हुआ आप ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ 3 पृष्ठ था इसलिए तीनों पृष्ठ से फ्लक्स हम निकाल देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल फ्लक्स गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसलिए हम यहाँ पर गॉस के नियम को लगाकर प्रश्न को हल किए हैं। ठीक है बच्चों, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को याद करना और लिखना और प्रैक्टिस करना ना भूलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि देखिए प्रश्न आप लोगों को 5 नंबर का देता है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आवेश कैपिटल क्यों, 2 खोखले सकेंद्रित गोलों पर जिनकी त्रिज्या r1 और r2, r1 इज ग्रेटर देन r2 पर, मतलब r1 इज ग्रेटर देन r2 है पर वितरित है, यदि इनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान हो, यदि इनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व समान हो तब इनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तब इनके उभयनिष्ठ विभव पर, इनके उभयनिष्ठ विभव के केंद्र, मतलब उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये जैसे हमारा हो गया r1 गोला, ये हो गया r2 गोला। ठीक है, इस तरह से r1 और r2 गोले हैं, इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है और इसकी त्रिज्या क्या मान लीजिए कैपिटल R है, मतलब r2 जो है उसे कैपिटल R माना गया, सॉरी जो r1 है उसे कैपिटल R माना गया, जो r2 है इसे स्मॉल r माना गया क्योंकि स्मॉल गोला है, और r1 वाला त्रिज्या कैपिटल माना गया क्योंकि बड़ा गोला है। ठीक है, और एक चीज बोला है कि यही 2 आवेश जो कैपिटल क्यू आवेश है इन्हीं दोनों आवेशों पर गया है, तो कैपिटल क्यू आवेश दोनों आवेशों पर तो गया नहीं होगा, तो किसी पर आवेश Q1 गया है, किसी पर आवेश Q2 गया है, दोनों पर अलग अलग मात्रा गया होगा। अब बताए दोनों का पृष्ठ घनत्व तो सेम है, तो सिग्मा बराबर सिग्मा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे Q1 बटे में A1 बराबर Q2 बटे में A2, तो Q1 बटे में A1 का वैल्यू क्या लिखेंगे Q1, तो हो जाएगा 4 पाई R कैपिटल R स्क्वायर, Q2 बराबर क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल, तो बताइए Q1 बटे में R का स्क्वायर बराबर Q2 बटे में स्मॉल r का स्क्वायर, हमें क्या, हम Q1 बटे में Q2 बराबर इसको यहाँ भेजकर R1 का स्क्वायर, अरे कैपिटल R का स्क्वायर प्लस बटे में स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको
क्या प्यारे बच्चों, हम इसको Q1 बराबर क्या, Q1 बराबर कैपिटल R1 कैपिटल R स्क्वायर बटे में स्मॉल r स्क्वायर इंटू Q2 करके लिख सकते हैं। इसको यहाँ भेज देंगे तभी तो Q1 आएगा। और हमको पता है कि वो जो कैपिटल Q चार्ज है दो आवेशों में बैठ रहा है, Q1 प्लस Q2 जब जुड़ रहे हैं मिल रहे हैं तो कैपिटल Q बन रहा है। यही कैपिटल Q1 Q2 में बैठ रहा है। हमें Q1 के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों R स्क्वायर Q2 बटे में R1 R स्मॉल r स्क्वायर प्लस Q2 कैपिटल Q। अब ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। भाई भिन्न हल करना तो जानते ही होंगे, तो कैपिटल R स्क्वायर Q2 फिर Q2 स्मॉल r स्क्वायर बटे में स्मॉल r स्क्वायर बराबर कैपिटल Q। हमें यहाँ से कैपिटल Q कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बटे में स्मॉल r स्क्वायर बराबर Q2। अब बताइए हमें Q2 चाहिए तो Q2 बराबर कैसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीपल R1 R स्मॉल r स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर बटे में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया क्या प्यारे बच्चों, ये आ गया आपका Q2। यदि इसी प्रकार से प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप चाहें तो प्यारे बच्चों Q1 निकाल सकते हैं। मतलब आप क्या काम करें, यहाँ से जो Q1 का वैल्यू निकाले हैं तब यहाँ पे Q1 का वैल्यू ला के रखे हैं, तो हम यहाँ से Q2 का वैल्यू निकाल के Q2 के स्थान पर रख देंगे तो Q1 का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से आप क्या काम करेंगे, यदि आप Q2 को निकालना चाहते हैं, Q2 का आ गया, इसी प्रकार से आप Q1 का निकालना चाहते हैं तो Q1 का भी ऐसे ही वैल्यू आएगा। Q1 बराबर ऊपर क्या है कैपिटल Q, तो आप ऊपर क्या करेंगे, जैसे यहाँ स्मॉल r स्क्वायर है ना तो यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर बटे में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, दोनों का आ जाएगा Q1 Q2। इसी प्रकार से जैसे इसको हल किया गया है Q2 निकाला गया है, यहाँ पर इतना आया है, इसी प्रकार से आप Q1 भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर Q1 बराबर ऐसे लिखे हैं, यदि हम इसी फार्मूले को Q2 बराबर करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, Q2 बराबर यदि लिखना चाहते हैं तो हमें Q2 बराबर लिखना होता तो क्या काम करते हैं, यही Q2 तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, क्या हो जाता Q1 फिर क्या हो जाता स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अब फिर आके ला के वैल्यू को रखते फिर यहाँ पर Q1 बन जाता। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आप Q1 भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप Q2 भी निकाल सकते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है, प्रक्रिया सेम है और मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। जब हमें दोनों आवेशों पर दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा पता चल गया तो विभव निकालने में कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब इन दोनों का गोले सकेंद्रित, हमें केंद्र पर विभव बोला है दोनों गोलों के, तो क्या बोलेंगे V बराबर दोनों गोले के लिए तो लिखेंगे V1 प्लस V2, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में, अब क्या लिखेंगे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2। अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अब क्या काम करना है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बटे में स्मॉल r, भाई स्मॉल r यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू जो है बड़ा है वो कैपिटल R रख देंगे। भाई R1 जो होता है बड़ा है इसलिए कैपिटल R लिख रहे हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r देखिए R1 बड़ा था R2 क्या था छोटा, इसे हम कैपिटल R से दर्शाए थे, इसे स्मॉल r से दर्शा रहे थे, ठीक है। अब Q1 Q2 का वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा चौभनिष्ठ विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या काम करना है, केवल आपको वैल्यू रखना है। Q2 का वैल्यू कितना था बताइए, Q2 का मान है बच्चों कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर बटे में कैपिटल R प्लस कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर बटे में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, लेकिन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बटे में स्मॉल r। अब इनके हर को नीचे उतार देंगे, उसके बाद आपका उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा बच्चों। यही है उभयनिष्ठ विभव जो कि आपसे बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में
5 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों ये बेहद प्रश्न अलग तरीका का ये है, इसलिए 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कैपिटल क्यू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बटे में यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर भी होगा, क्या लिखेंगे कैपिटल क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन दिख ही रहा है, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल क्यू कॉमन ले सकते हैं बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। कोष्टक में क्या बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर बटे में स्मॉल आर हो गया। पर बच्चों यही है उभयनिष्ठ विभव केंद्र पर, ठीक है, उसके केंद्र पर उभयनिष्ठ विभव यही आएगा। तो दोनों का कॉमन है, यही विभव है जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभव है बच्चों। किस तरह से हल करना होगा ये स्टेप आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। बच्चों इस पॉइंट में क्या कह रहा है बताइए जरा। तो इस पॉइंट में आपसे कह रहा है कि बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, मतलब परिभाषा। फिर कह रहा है दिए गए चित्र से आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालिए। बच्चों किन्हीं दो आवेशों को लाकर निकाय की संरचना करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है महत्वपूर्ण, मैं न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाला हूँ। बच्चों ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये दिए गए चित्र में स्थितिज ऊर्जा निकालना। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये जो निकाय है इसमें टोटल 4 आवेश हैं, तो चारों आवेशों को एक दूसरे के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकलता है। पहले इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, क्या रख देते हैं प्यारे बच्चों, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालनी है, लिखेंगे कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कुल निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे होगा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 U2 U3 U4 U5 U6 कैसे होगा। 6 स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा पर बच्चों, 6 स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा भाई लोग, 6 स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा बताइए। 6 स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगा, एक स्थितिज ऊर्जा निकलेगा पर बच्चों ए और बी के बीच में। फिर जैसे मैं लिख दे रहा हूं आप समझते रहें, पहली स्थितिज ऊर्जा ए और बी के बीच में प्लस बी और सी के बीच में प्लस ए और सी के बीच में प्लस ए बी सी ए सी, पहले सिंपल लिख दें, पहले ए बी के बीच में। फिर प्यारे बच्चों क्या काम करेंगे, ए बी हो गया ना, ए बी फिर बी सी तो लिखेंगे बी सी प्लस सी डी तो लिखेंगे सी डी प्लस डी ए तो लिखेंगे डी ए प्लस फिर पहले 2 पॉइंट और आपस में बचे हैं, फिर ए और सी के बीच में तो ए सी प्लस ए और बी और डी के बीच में तो बी डी। देख लीजिए 6 स्थितिज ऊर्जा हो गया कि नहीं। देखिए ए बी सी डी ए डी फिर ए सी फिर बी डी हो गया कि नहीं 6 स्थितिज ऊर्जा। अब क्या काम करेंगे, U बराबर के Q1 Q2 होता है, ए और बी का आवेश लेना है। ए और बी का आवेश क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट का आवेश क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या लिखेंगे प्लस क्यू गुणे माइनस क्यू बटे में दूरी क्या है ए प्लस। फिर आगे चले बी और सी के लिए, के बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी का आवेश बताइए, बी का आवेश है माइनस क्यू, सी का आवेश है ये भी माइनस क्यू बटे में दूरी कितना है स्मॉल ए। फिर क्या काम करेंगे प्लस लगाएंगे, आगे चलिए स्मॉल, सभी दूरियां स्मॉल ए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी दूरियां क्या होंगी स्मॉल ए, सभी दूरियां स्मॉल ए रहेंगी, ठीक है। अब क्या काम करेंगे बताइए, फिर बी डी और ए की बात करेंगे, के बी और डी, बी का अरे डी और ए, डी का आवेश बताइए माइनस क्यू, ए का आवेश बताइए क्या है, अच्छा अभी तो एक और छूटा है ना,
अभी सी और डी का छूटा है। के सी का आवेश बताइए माइनस क्यू, डी का आवेश बताइए माइनस क्यू, दूरी क्या होगा स्मॉल है, प्लस आगे चलिए अगला क्या लिखेंगे, के डी का आवेश बताइए, डी का आवेश है प्यारे बच्चों माइनस क्यू, फिर बताइए ए का आवेश क्या है गुड़े प्लस क्यू, दूरी कितना रखेंगे, दूरी रहेगा प्यारे बच्चों ए स्मॉल है। ठीक है, अभी तो दो आवेश और बाकी हैं किसके किसके बीच में, फिर प्लस लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे हमें लिखना चाहिए था, हम ऊपर लिख दिए हैं, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो स्टेप हल करना आसान होगा। तो लिखेंगे u बराबर के पॉइंट ए का आवेश है प्लस क्यू गुड़े पॉइंट बी का आवेश है माइनस क्यू, दूरी है स्मॉल है, प्लस के पॉइंट बी का आवेश है माइनस क्यू, पॉइंट सी का आवेश है माइनस क्यू, दूरी स्मॉल है, प्लस बताइए पॉइंट के पॉइंट सी का आवेश है माइनस क्यू, पॉइंट डी का आवेश है माइनस क्यू, दूरी स्मॉल है, प्लस पॉइंट डी का आवेश कितना है माइनस क्यू, पॉइंट ए का आवेश कितना है प्लस क्यू, बटे में दूरी स्मॉल है, प्लस ऐसे पॉइंट ए का आवेश बताइए प्लस क्यू, पॉइंट सी का आवेश बताइए माइनस क्यू, दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक बताइए, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर लंब दिया है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बताइए कड़ बराबर अंडर रूट में क्या कर देगा 2a स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 2a, तो हो जाएगा a अंडर रूट 2a, प्लस यहाँ पर बताइए b का आवेश कितना है माइनस क्यू, d का आवेश कितना है माइनस क्यू, दूरी उतना ही रहेगा क्योंकि वह a भी तो समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो a अंडर रूट 2। अब बताइए गुणा कीजिए सभी का, u बराबर k तो कॉमन हो गया, k का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू, क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपान ए, फिर यहाँ पर प्लस क्यू अपान ए, फिर प्लस क्यू अपान ए, माइनस क्यू अपान ए, प्लस यहाँ माइनस होगा माइनस क्या लिखेंगे बच्चों माइनस क्यू, सब जगह क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू क्यू गुड़ा होगा ना प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए अंडर रूट 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू बटे में क्यू स्क्वायर बटे में ए अंडर रूट 2। अब बताइए कितना हो जाएगा टोटल निकाय की स्थिति ऊर्जा, देखिए इसको ध्यान से देखें, प्लस माइनस प्लस फिर देखिए ए भी सेम, तो देख लीजिए सब कैंसिल हो जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पर भी देखिए सब कैंसिल हो जा रहा है, टोटल स्थिति ऊर्जा कितना आ रहा है 0, कितना आ जाएगा निकाय की टोटल स्थिति ऊर्जा 0 आ गया मेरे बच्चों, तो टोटल निकाय की स्थिति ऊर्जा 0 आएगा। इस तरह से आप प्रोसेस हल करेंगे और ये 5 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं 5 नंबर के, न्यूमेरिकल बहुत ही प्यारा बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और काफी बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखें। देखिए इसमें कह रहा है यदि 6 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार ये रिपीट करता है प्रश्न। प्यारे बच्चों इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराड जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है इस पे 2 वोल्ट का विभव दिया है, तो कह रहा है इस बैटरी के सिरों पर कितने वोल्ट का विभव होगा। अरे जो बैटरी होता है, बैटरी जो विभव देता है इन दोनों संधारित्रों पर देता है, तो ये बैटरी दोनों संधारित्रों पर विभव देता है, तो हमें एक संधारित्र पर विभव तो पता है, लेकिन यदि हम इस पे भी इस संधारित्र पर भी विभव पता चल जाए तो हम जान जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बता देंगे बैटरी पर इतना वोल्ट का विभव होगा। तो दोनों संधारित्र पर विभव निकाला कैसे जाएगा, तो एक संधारित्र पर दिया दूसरे पर पूछा है। एक बात ध्यान रखना चाहिए बच्चों, संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम में है, जब दोनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश या विभव, तो आवेश समान होता है। तो पहले पर यदि आवेश निकालेंगे तो दूसरे पर भी आवेश पता चल जाएगा,
फिर हम दूसरे पर विभव निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरेड पर आवेश, आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1, Q बराबर C इंटू V। तो प्यारे बच्चों Q बराबर C का वैल्यू कितना है, हम इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 1 मान लेंगे और इसे 1 मान लेंगे प्यारे बच्चों, इसे C1 मान लेते हैं, इसे C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए C1 का वैल्यू कितना है, 6 गुणे 10 के घाते माइनस 6 2, तो Q1 बराबर आ जाएगा 12 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम। अब यही आवेश C2 पर भी होगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो मेरे बच्चों 4 माइक्रोफैरेड पर आवेश भी, भाई 4 माइक्रोफैरेड पर भी आवेश इतना होगा, 4 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना होगा, Q2 बराबर 12 गुणे 10 के घाते माइनस 6 कूलम होगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। तब इस पर विभव निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, V2 बराबर Q2 बटे में C2, V2 को वैल्यू कितना है 12 गुणे 10 के घाते माइनस 6 बटे में 4 गुणे 10 घाते माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, -6 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। बताइए जब C1 C2 पर वोल्टेज पता चल गया तो बैटरी पर कितना वोल्टेज होगा, लिखेंगे बैटरी के सिरों पर विभव, बैटरी के सिरों पर विभव कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, V1 वैल्यू 2 था, ये 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। बैटरी के सिरों पर वोल्टेज कितना आएगा, 5 वोल्ट का विभव आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है और अच्छे तरीके से प्रश्न हो जाएगा और आपको चिंता करने की जरूरत भी नहीं रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस पॉइंट में क्या कह रहा है। देखिए दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में जानते हैं क्या कह रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर इसमें प्रतिरोध भी है, तो प्यारे बच्चों जब संधारित्र और प्रतिरोध दोनों परिपथ में दिखे, संधारित्र और प्रतिरोध दोनों दिखे जब परिपथ में, तो आपसे संधारित्र पर आवेश पूछा है तो हमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो जब हम प्रतिरोध संधारित्र को हल करेंगे तो प्रतिरोध को नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, जब प्रतिरोध को हल करेंगे तो संधारित्र को नहीं ध्यान देंगे। तो इसमें टोटल प्रतिरोध संधारित्र ज्यादा है तो हम प्रतिरोध को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि प्रतिरोध पे कुछ पूछा नहीं है, हमसे पूछा है संधारित्र पर, तो हम प्रतिरोध को न ध्यान देते हुए संधारित्र को ध्यान देंगे। तो इसमें संधारित्र को ध्यान देना है, तो आप यदि प्यारे बच्चों इसके सेल के धन सिरे से चलना पसंद करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि प्रतिरोध वाले रास्ते से जाना नहीं है तो 2 रास्ते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो कौन सा रास्ता मिलेगा बताइए, ऊपर वाले रास्ते पर 1 होगा, ये 2 होगा, इसे 1 होगा और 2, देखिए यहाँ नीचे देखिए 1 होगा 2 होगा 1 होगा 2, ये 6 माइक्रोफैरेड का पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ऐसे 3 माइक्रोफैरेड का पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ऐसे 12 माइक्रोफैरेड का पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, ये मेरे बच्चों 4 माइक्रोफैरेड का पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। इन प्लेटों के बीच में देखिए 2 और 1 का संयोजन हो रहा है, इन प्लेटों के बीच में भी 2 1 का संयोजन हो रहा है, तो दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आपको स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, नीचे के भी दोनों संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना, ऊपर के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में, नीचे के भी 2 संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में है। तो बताइए, तो लिख देंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम। तो बताइए श्रेणी क्रम के लिए क्या बात करेंगे, 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। बताइए इसको कैसे हल किया जाएगा, आप इसको हल करने का एक सीधा फंडा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए या वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा 6 + 3, हल करेंगे कितना हो जाएगा 3 + 6 बटे में 6 के 18, तो 1/C डैश कितना हो जाएगा 9 के बटा में 18, बताइए 1 के बटा में 2, 9 दूना 18, तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। यदि हम C3 व C4 की बात करेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में है, तो बताइए क्या करेंगे, 1/C डबल डैश बराबर 1/C3 प्लस 1/C4, 1/12 प्लस 1/4, बताइए 4 प्लस क्रॉस मल्टीपल 12 बटे में 12 तिहाई 12 24 बढ़ते हैं 12 चौके 48 हो जाएगा,
48 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 48। बताइए सी डबल डैश बराबर कितना लिख सकते हैं 48 के बटा में 16 भाग दे दीजिए 16 का 16 16 दूना 32 16 तिया 48 3 माइक्रो फैरेड। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों इनको जब ऊपर हल करेंगे तो ऊपर एक संधारित्र इस तरह से बन जाएगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में हुए तो एक संधारित्र ऊपर बन जाएगा इस तरह से और इस तरह से इन दोनों को जब हल किए तो एक संधारित्र ऐसे नीचे बन गया है। ये सी डैश माना गया इसे सी डबल डैश और इसको कितने बोल्ट से जोड़ा गया है 20 बोल्ट से जोड़ा गया है। अब बताइए ये दोनों किस क्रम में आ गए हैं अब प्यारे बच्चों ये दोनों आ गए हैं श्रेणी क्रम में अरे सॉरी समांतर क्रम में। जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो लिख देंगे सी व सी डैश समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितना होता है सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी बराबर सी डैश का वैल्यू कितना है 2 प्लस कितना है 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 माइक्रो फैरेड। आप ध्यान देंगे अब इन दोनों को जोड़ने पर एक संधारित्र हो जाएगा जिसको कितने वोल्ट से जोड़ा गया है 20 वोल्ट से ये है 5 माइक्रो फैरेड। आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों ये जो 5 माइक्रो फैरेड है किस क्रम से प्राप्त हुआ है श्रेणी क्रम से अरे सॉरी समांतर क्रम से। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है तो बताइए इस तुल्य धारिता पर जो वोल्टेज है कितने वोल्ट का 20 वोल्ट का। तो यही तुल्य धारिता पर जब 20 वोल्ट का है तो तुल्य धारिता जिससे जिससे मिलकर बना होगा उस पर भी वोल्टेज कितना होगा 20। तो सी डैश और सी डबल डैश पर भी वोल्टेज कितना होगा 20 क्योंकि देखिए समांतर क्रम में तो 20 वोल्ट का इस पे भी होगा 20 वोल्ट का इस पे भी। जब दोनों पर वोल्टेज समान है तो दोनों पर हम सी डैश और सी डबल डैश पर आवेश निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सी डैश और सी डबल डैश सी डैश पर यदि आवेश पता चल जाएगा तो बच्चों C1 और C2 पर भी उतने होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ऐसे सी डबल डैश पर यदि हमें आवेश पता चल जाएगा तो ऐसे C3 और C4 पर भी आवेश पता चल जाएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। तो पहले सी डबल डैश और सी डैश पर विभव पता चल गया है तो क्या इन दोनों पर आवेश निकाल सकते हैं यस। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फिर हम दोनों पर आवेश निकालते हैं ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। तो लिखेंगे सी डैश पर आवेश विभव पता चल गया सी डैश पर समांतर क्रम होने के कारण वी डैश और सी वी डबल डैश पर विभव सेम होगा तो क्यू डैश बराबर सी डैश इंटू वी डैश। क्यू डैश बराबर 2 गुणे वी डैश का वैल्यू 20 है तो क्यू डैश कितना हो जाएगा 40 माइक्रो फैरेड। कितना हो जाएगा बच्चों 40 माइक्रो फैरेड। तो बताइए जब 40 माइक्रो फैरेड 40 माइक्रो कूलम बच्चों 40 माइक्रो कूलम आवेश सी डैश पर है तो सी डैश जिससे जिससे मिलकर बना होगा उस पर भी इतना ही आवेश होगा क्योंकि सी डैश श्रेणी क्रम में बन रहा है। तो बताइए C1 और C2 दोनों पर आवेश कितना होगा 40 माइक्रो कूलम 40 माइक्रो कूलम ठीक है इस पर आवेश इतना होगा। ऐसे सी डबल डैश पर आवेश निकालिए आवेश कितना हो जाएगा क्यू डबल डैश बराबर सी डबल डैश वी डबल डैश। क्यू डबल डैश बराबर सी डबल डैश का वैल्यू कितना है बताइए सी डबल डैश का वैल्यू 3 गुणे 24 तो क्यू डबल डैश कितना हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। अब यही आवेश C3 और C4 पर सेम होगा ठीक है मतलब Q3 पर आवेश हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम और Q4 पर आवेश हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। हो गया प्यारे बच्चों आवेश। अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं न इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। बहुत आसान तरीके से बहुत प्यारा प्रश्न आप लोगों को हल हो चुका है ठीक है। ये प्यारे बच्चों 5 नंबर में आते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। कितने नंबर के 5 नंबर 5 नंबर यदि आपको पाना है इस प्रश्न को जरूर देखना है ठीक है। प्यारे बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1 माइक्रो फैरेड तथा देखिए C1 माइक्रो फैरेड है ध्यान रखिएगा और यह C2 माइक्रो फैरेड धारिता के दो संधारितों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रो फैरेड है। कितना है 20 माइक्रो फैरेड। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रो फैरेड हो जाता है। C1 C2 धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। C1 C2 धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले C1 C2 हमें पता चलेगा तब तो इनके धारिताओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। C1 बड़ा है C2 छोटा है तो इनके धारिताओं का अनुपात कैसे निकालना है ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। पहले क्या काम करेंगे C1 C2 पहले समांतर क्रम में है
तो C1 प्लस C2 बराबर कितना आएगा जोड़ने पर 20 माइक्रो, ठीक है 20 माइक्रो फैराड आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। समांतर क्रम में श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे C2 C1 C2 श्रेणी क्रम में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर 1 के बटा में कितना हो जाएगा 1 के बटा में 4.8 माइक्रोफैरड। अब बच्चों C1 प्लस C2 इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, देखिए क्रॉस मल्टीपल C2 प्लस C1 बटे में C1 इंटू C2 बराबर 4.8। क्रॉस मल्टीपल गुणा करिए प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल गुणा करिए, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो यहाँ हो जाएगा C2 प्लस C1 इंटू 4.8 बराबर C1 इंटू C2। C1 प्लस C2 का मान कितना है C1 प्लस C2 का मान है प्यारे बच्चों 20, तो हो जाएगा 20 गुणे 4.8 बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बराबर C1 इंटू C2। अब बताए प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्यारे बच्चों 48, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 96 आ जाएगा। और इधर हो जाएगा C1 इंटू C2। यहाँ से आप चाहें तो C1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस C2, क्या ला के रखेंगे 96 माइनस बराबर हो जाएगा 20 माइनस C2 इंटू C2। बताइए 96 बराबर प्यारे बच्चों गुणा कीजिएगा 20 C2 माइनस C2 स्क्वायर। अब क्या काम करेंगे हम प्यारे बच्चों इन सभी को उधर ले जाएंगे, इन सभी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा C2 स्क्वायर प्लस में फिर हो जाएगा 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 C2 प्लस 96 बराबर 0। अब बताइए क्या काम करेंगे, कैसे हल करेंगे। अब प्यारे बच्चों हल करना बहुत आसान है, इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। गुणनखंड ऐसा बनाइए कि गुणा करने पर 96 आए और जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। आप क्या काम करेंगे C2 स्क्वायर माइनस 12 फिर C2 माइनस 12 C2 प्लस 8 C2 प्लस 96, देख लीजिए 12 8 जोड़ेंगे 20, 12 8 96, यहाँ से कॉमन क्या लिखेंगे C2 कॉमन हो जाएगा C2 माइनस 12, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा हो जाएगा C2 माइनस 12 बराबर 0। बताइए एक कोष्टक में C2 माइनस 8 आएगा और एक कोष्टक में C2 माइनस 12 आ जाएगा, देख लीजिए यही आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखिए अच्छे से। तो एक C2 आ जाएगा आपका 8 C1 और एक C2 आ जाएगा 12। पर जो इसमें से आपको जो छोटा होगा उसे C1 मानेंगे, जो बड़ा होगा उसे C2 मान लेंगे, तो दोनों का वैल्यू तो आ गया है, एक 8 माइक्रोफैरड आ रहा है, एक 20 माइक्रोफैरड आ रहा है, एक 8 माइक्रोफैरड एक 20 माइक्रोफैरड। तो आप क्या काम करेंगे, आप इसमें से किसको C1 मानेंगे किसको C2 मानेंगे, जो छोटा होगा उसे C2 मान लेंगे, जो बड़ा होगा उसे C1 मान लेंगे, देख लीजिए इसी के हिसाब से बोला है। तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों, ये भी आपके 4 नंबर के यूपी बोर्ड में प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है कितने नंबर के 4 नंबर के। देखिए अब क्या काम करेंगे, आप C1 अपान C2 करेंगे तो 12 वाले को बड़ा मानेंगे 12 माइक्रोफैरड और इसको मान लेंगे 8 माइक्रोफैरड, माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, C1 अपान C2 बराबर 4 से काट दीजिए, 4 × 12 4 दूना 8 हो गया अनुपात प्यारे बच्चों, C1 संबंधे C2 3 संबंधे 2, ये हो गया अनुपात। यही आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए इस वाले प्रश्न को ध्यान दीजिए, इस वाले प्रश्न में क्या कह रहा है आप सभी लोगों से प्यारे बच्चों, ये सब रिपीटेड प्रश्न है जो कि यूपी बोर्ड में लगातार प्रश्न बनते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र वायु की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में वायु भरा है
तो वायु के लिए जो धारिता का फार्मूला होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। तो ध्यान दीजिए इस टाइम की जो धारिता दी है वो कितना दी है, दिया है 3 माइक्रोफैरेड बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है बताइए, कह रहा है कि परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र के प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरेड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए। पर बच्चों अब क्या कह रहा है, इस प्लेटों के बीच में हम कितनी मोटाई का 3D/4 मोटाई का के परावैद्युतांक पदार्थ रख रहे हैं। अब बताइए इसके बीच में पूरा वायु भरा था। अब इसके बीच में जो प्लेटों के बीच की दूरी d थी, उस प्लेटों के बीच की दूरी में हम इसके दूरी का 3D/4 परावैद्युत पदार्थ भर दे रहे हैं इतने मोटाई का, तब धारिता कितना हो जा रही है 6 माइक्रोफैरेड। तो फार्मूला क्या हो जाता है पर बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस टी प्लस टी अपान के, यही होता है। T मतलब इसी पदार्थ की मोटाई कितना है दिया है 3D/4 दिया है। तो इसकी धारिता कितनी दी है 6 माइक्रोफैरेड बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में पर बच्चों क्या रखेंगे D माइनस 3D/4 प्लस 3D/4 बटे में के, तो 6 माइक्रोफैरेड बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में पर बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 में से 3D चला जाएगा, D/4 आ जाएगा पर बच्चों, यहाँ पे 4 नीचे उतर जाएगा, 3D बाई कितना हो जाएगा 4K। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में भाग दे दीजिए, इन दोनों का आपस में भाग दे दीजिए। इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो कितना होगा बताइए, भाग देने पर हो जाएगा 3 बटे में 6। भाई माइक्रो चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए और क्या। अब बताइए एप्सिलॉन नॉट A अपान डी बटे में एप्सिलॉन नॉट A अपान D/4 प्लस 3D/4 के, बताइए क्या हो जाएगा। ऊपर इसको अंक को काट देंगे तो हो जाएगा 1 के बटा में 2 बराबर, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा D/4 प्लस 3D/4 के बटे में क्या हो जाएगा D, बटे में क्या हो जाएगा पहले D हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर से D कॉमन ले सकते हैं, 1 के बटा में 2 बराबर D कॉमन ले लीजिए, 1/4 D कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 1 के बटा में 2 पर बच्चों D कॉमन हो गया, 1/4 प्लस 3/4 के बटे में क्या हो जाएगा D क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए आपका वैल्यू क्या बच रहा है, पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे प्रश्न को रिपीट करूं, बताऊं, समझाऊं। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत रेयर केस, बहुत आसान शब्दों में प्रश्न बनेगा, जो कि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है बच्चों। जब पेपर थोड़ा सा लेवल से ऊपर नीचे हो जाता है तो प्रश्न ऐसे तुरंत आ जाते हैं। आपके किसी ने चाहे पेपर हार्ड हो चाहे मतलब 0 एकदम लो लेवल का हो, तो न्यूमेरिकल आना ही आना होता है, और ऐसे संधारित्र से न्यूमेरिकल तो कंफर्म रहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 1 के बटा में 2 बराबर 4 बटा में क्या बचा था 1 के बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4 के, इसको हम क्या काम करेंगे इधर लाएंगे तो 1 के बटा 2 माइनस 1 के बटा 4 3 के बाई में 4 के, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बटे में 8 बराबर 3 के बाई में 4 के, तो घटेगा 2 के बटा में 8 बराबर 3 के बाई में 4 के, तो 1 के बटा में हो जाएगा 4 3 के बाई में 4 के, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फिर बच्चों हो जाएगा यहाँ 1 बराबर 3 के बटा में के, तो के बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, के का मान आ गया परावैद्युतांक 3। पर बच्चों ये यूपी बोर्ड में इस बार 2026 में ऐसे प्रश्न कंफर्म है, इस बात को लिख के रख लीजिए, इसलिए इस लेक्चर को देखना ना भूलें प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित चित्र में संधारित्रों के माप क्रम में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता दिया है 1 माइक्रोफैरेड,
संधारित्र C की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यही संधारित्र C की धारिता का मान ज्ञात करना है, संधारित्र C की धारिता का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए, इसमें कितने डब्बे बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ। पहले इन दोनों डब्बे को हल करेंगे। जब भी इस तरह से प्रश्न दिए जाए प्यारे बच्चों, इसमें जो डब्बे बनते हैं पहले उसे हल किया जाता है। संधारित्रों का नामकरण करना है तो कर दीजिए। इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4, इसका नाम C5, इसका नाम C6, इसका नाम C7, इसका नाम C8। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो C1 और C2 है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। C1 व C2 समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला प्यारे बच्चों हो जाएगा C डैश बराबर, क्या लिखेंगे, C डैश बराबर C1 प्लस C2, तो हो जाएगा 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14 माइक्रो फैराड। हो गया। फिर आगे देखिए, उस वाले डब्बे में जाइए जिसमें 3 संधारित्र लगे हैं, उसमें देखिए कौन कौन श्रेणी में है, कौन कौन समांतर में है। आप ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को ध्यान देंगे, ए और ए दोनों श्रेणी में है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इन दोनों को हल करेंगे तो इसके स्थान पे एक हो जाएगा जो इसके समांतर में आ जाएगा। तो कौन कौन श्रेणी में है बताइए, हम लिखेंगे C4 व C3 समांतर श्रेणी क्रम। किस क्रम में है, डब्बे में श्रेणी और समांतर दोनों दिखे तो पहले हम श्रेणी हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, C डबल डैश बराबर C4 प्लस 1/, श्रेणी में है ना प्यारे बच्चों, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C4 प्लस 1/C3। तो 1/C4 का वैल्यू कितना है, 6 प्लस 1/1, हल कीजिएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 + 6 बटे में 6, तो 7 के बटा में 6, तो हो जाएगा 6 के बटा में। फिर जो इसको हल करेंगे C डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, C डैश हो जाएगा 6 के बटा में 7। देख लीजिए अच्छे से। अब बताइए, अब ये जो C डैश है वो C5 के किस क्रम में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। तो C डबल डैश व C5 समांतर क्रम। बताइए समांतर क्रम का फार्मूला 1/, समांतर क्रम का C बराबर प्यारे बच्चों C ट्रिपल डैश बराबर क्या लिखेंगे, C डबल डैश प्लस C5। C डबल डैश का वैल्यू कितना है, 6 के बटा में 7 प्लस C5 का वैल्यू कितना है, 4। अब बताइए बटे में 1 करके हल करो, इसका इसमें गुणा 6, फिर इसका इसमें 7 चौके 28 बटे में 7, जोड़िए कितना आ जाएगा, हो जाएगा प्यारे बच्चों 34 के बटा में 7। बताइए ये हो गया प्यारे बच्चों आपका C डबल डैश। आप समझ गए हैं कि इनके स्थान पर एक संधारित्र बनेगा और इनके स्थान पर एक संधारित्र बनेगा। अब इसको कैसे हल किया जाएगा अब मैं बता रहा हूँ, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर इसका चित्र बना के आपको फिर हल करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए देखिए किस तरह से होगा प्यारे बच्चों, इनके चित्र को ध्यान से देखें अच्छे से। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम C ट्रिपल डैश था, ये C डैश था, और यहाँ पर C7 था 1 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड, इसका 1 माइक्रोफैरड C7 नाम रखे थे, ये आपका है 8 माइक्रोफैरड, इसका क्या नाम दिए थे C6। और प्यारे बच्चों इसका कितना आया है 34 के बटा में 7 माइक्रोफैरड, और इसका कितना आया है, इसका आया प्यारे बच्चों 14 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यदि आप ए से चलेंगे ना तो यहाँ आने के बाद 2 रास्ते हैं, इधर वाले रास्ते पर जाएंगे तो संधारित्र का पहला प्लेट है दूसरा, फिर ये C ट्रिपल डैश का पहला प्लेट है दूसरा,
आप बी पर पहुंच जाएंगे। इस वाले रास्ते से चलेंगे तो C6 का पहला प्लेट है, दूसरा C डैश का पहला प्लेट है, दूसरा आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे प्लेटों के बीच में संयोजन देखिए 21 का, प्लेटों के बीच में संयोजन 21 का मतलब श्रेणी। उधर के जो रास्ते वाले श्रेणी हैं, उधर रास्ते के जो संधारित्र हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े, इधर के जो रास्ते के संधारित्र वो आपस में श्रेणी क्रम में है। उधर के श्रेणी क्रम में कौन कौन है बताइए? C7 व C ट्रिपल डैश कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या लगाएंगे श्रेणी क्रम का बताइए? लिखेंगे इसको, क्या लिख देंगे अरे बच्चों? इसको लिख देते हैं C, लिख देंगे बच्चों C4, क्या लिख देंगे? C4 तो हो जाएगा बराबर C7 1 अपान करके ना, श्रेणी क्रम में है तो 1 अपान C4 बराबर 1 अपान C7 प्लस 1 अपान C डबल ट्रिपल डैश 1 अपान C5 C4 बट फिर 1 अपान C7, C7 का वैल्यू कितना है? 1 प्लस 1 अपान 34 के बटा में 7 1 अपान C4 1 अपान 1 7 के बटा में 34। अब बताइए कैसे हल करेंगे? क्रॉस मल्टीपल 1 अपान C4 इसका इसमें गुणा 34 प्लस 7 बटे में 34 जोड़कर बताइए कितना हो जाएगा ऊपर? 41 बटे में 34। तो C4 बराबर पूछा जाएगा तो 34 के बटा में 41। अब अगला कौन सी श्रेणी क्रम में है? ये दोनों श्रेणी क्रम में है। C6 व C डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्या काम करेंगे? लिखेंगे 1 अपान C5 बराबर 1 अपान C6 प्लस 1 अपान C डैश। तो 1 अपान C5 1 अपान C6 का वैल्यू 8 प्लस 1 अपान इसका 14 था ना, तो लिखेंगे 1 अपान 14। तो 1 अपान क्या लिखेंगे? 1 अपान C5 इसका इसमें गुणा 14 प्लस 8 बटे में इसका इसमें गुणा 8 चौक के 32 की 2 फिर 8 एक 8 8 एक 9। तो 1 अपान C5 हो जाएगा 20 अरे 8 4 12 22 के बटा में 92। तो 1 अपान क्या लिखेंगे? 1 यदि C5 बराबर लिखना चाहें तो हो जाएगा 92 बटा में 22। अब बताइए दोनों किस क्रम में आ जाएंगे आपस में? ये दोनों जब हल करेंगे तो दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे। किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि संधारित्र इस तरह से एक बचेगा पर बच्चों, इस तरह से दोनों समांतर क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि आपका C4 है, अरे 5 है, इधर क्या था? C5, ये था C4। ठीक है, इस तरह से दोनों फिर समांतर क्रम में आएंगे। फिर समांतर क्रम के बाद फिर लास्ट में श्रेणी क्रम हो जाएगा। पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, स्टेप वही है, प्रक्रिया वही है, कैलकुलेशन केवल ज्यादा है ना, लेकिन स्टेप तो वही है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको श्रेणी क्रम में समांतर में थे C4 व C5 समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे? C6 C6 हो जाएगा C6। ठीक है, हो जाएगा C6 बराबर C5 4 प्लस C5 ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, C6 बराबर इतने का मान कितना है प्यारे बच्चों? इतने का मान बताइए देखकर। इतने का मान है आपका प्यारे बच्चों यह है 34 का बटा 41 और 92 के बटा में 22। 34 बटा में 41 92 बटा में 22, देख लीजिए 92 बटा में 22। ठीक है, अब इसको C6 हल कीजिए पूरा। 34 गुणे 22 34 गुणे 22 प्लस 92 गुणे 41 बटे में 41 गुणे 92। पर बच्चों इसको जब आप पूरा हल करके गुणा भाग करेंगे ना तो 5.93
3 ऐसे कुछ करके जाएगा। इसका मतलब हम उसको लगभग 6 माइक्रोफैरड मान लेते हैं। उसको कितना मान लेंगे? लगभग 6 माइक्रोफैरड। तो आप ध्यान रखें। अब क्या होगा लास्ट में? आप देख रहे थे यहाँ बी था, इस तरह से एक संधारित्र बचेगा। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, इसका मान कितना है? सी, यही निकालना है। और ये कितना है? 6 माइक्रोफैरड। इसको बोलेंगे C6। C6। तो C6 और C कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम में। लिखेंगे C व C6 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तुल्य धारिता दिया है, 1/C बराबर 1/C प्लस 1/C6। वैल्यू रखिए, हो जाएगा 1/, इसका कितना दिया है? 1 माइक्रोफैरड, 1/C प्लस 1/6। उसको उधर ले जाइए, 1/1 माइनस 1/6 बराबर 1/C। क्रॉस मल्टीपल 6 माइनस 1 बटे में 6 बराबर 1/C। तो 5 के बटा में कितना हो जाएगा? 6 बराबर 1/C पर बच्चों। तो बताइए C बराबर आप लिखना चाहें तो 6 बटा में 5 माइक्रोफैरड। फिर जो ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, ये 5 नंबर का आता है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो ये आपके महत्वपूर्ण चैप्टर थे प्यारे बच्चों। आप लोगों को यदि और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए न्यूमेरिकल के, तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने 2 दोस्तों में शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।